क्रूड के दाम कूल ऑफ हो रहे हैं। पिछले साल के 130 के सामने हम 70, जो कि 200 महीने की लॉन्ग टर्म एवरेज है, एक एवरेज प्राइस पे लंबे समय बाद क्रूड आया है। तो ये क्रूड का कूल ऑफ होना प्राइस कौन से सेक्टर के लिए दोस्तों आशीर्वाद रूप हो सकता है? दोस्तों आज के सेशन में हम ये जानेंगे क्रूड बढ़ने से कौन से सेक्टर नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, कौन से सेक्टर के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, इससे प्रॉफिट टूटते हैं, आपकी अर्निंग टूटती है और दोस्तों दाम टूटते हैं। उसी प्रकार से क्रूड के घटने से किस सेक्टर को फायदा होता है। तो दोस्तों आज का सेशन है दोस्तों क्रूड और क्रूड रिलेटेड सेक्टर पे। रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के दोस्तों काम के अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। राइट, तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आज का हमारा सेशन है व्हाट सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। कौन से सेक्टर पे मेजर इफेक्ट आती है क्रूड या ऑयल के दाम बढ़ने से या घटने से। जैसा यहां पे दोस्तों मैंने चार्ट बताया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म क्रूड की एवरेज है, लॉन्ग टर्म क्रूड की प्राइस है। अब देख सकते हो दोस्तों क्रूड के भाव बढ़ते कैसे हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रोथ में होती है दोस्तों, ग्रोइंग इकोनॉमी भी अट्रैक्ट करती है क्रूड के दामों को। जितनी ज्यादा ग्रोथ होता है इकोनॉमी में, हलचल होती है इकोनॉमी में, क्रूड ऑयल का कंजप्शन ज्यादा होता है। तो ऑयल की डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के सुधरने के साथ। जो आपने पूरे की पूरी जो इकोनॉमिक तेजी 2000 से लेकर 2007 तक की देखी, उसमें क्रूड के दाम भी बढ़ते जा रहे थे। पर बढ़ते हुए दाम दोस्तों आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स को घटा सकते हैं। एवरेज बढ़त कोई बात नहीं है, पर जब दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, आपके कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके प्रॉफिट दोस्तों टूटते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों जैसे इकोनॉमी अफेक्टेड हुई, जैसे इकोनॉमी डाउन होगी, ग्रोथ डाउन हो गया 2008 में, वैसे ही क्रूड के दाम भी नीचे आए। क्यों आए? क्योंकि दोस्तों डिमांड कम हुई थी। तो डिमांड का बढ़ना क्रूड के दामों को बढ़ा सकता है, डिमांड का घटना क्रूड के दाम को घटा सकता है। डिमांड तो पॉजिटिव है, लेकिन इसी प्रकार से दूसरी भी चीज है, अगर प्रोडक्शन कम हो तो भी आर्टिफिशियली दाम दोस्तों बढ़ते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन होने पे दाम कम रहते क्योंकि सप्लाई पूरी होती है। तो पूरा डिमांड सप्लाई का दोस्तों ये गेम है। हम देख सकते हैं जबरदस्त तेजी के बाद 2008-9 में वापस एवरेज के प्राइस पे आया। अभी तक उसके बाद हमने वो प्राइस नहीं देखा, क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया ज्यादातर क्रूड पे या ऑयल पे डिपेंड थी। दोस्तों पिछले दशक में हमने दुनिया ने रिन्यूएबल सोर्सेस काफी ढूंढे जहां पे ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाए, जिससे ऑयल की बढ़ती कीमतें उतना नुकसान न करे जितना नुकसान पहले करती थी। राइट, यू कैन सी रिसेंटली कोविड में दोस्तों, कोविड के समय पे ये नेगेटिव ग्रोथ था क्योंकि आप सब लोग तो घर में थे। तो जब आप घर में थे डिमांड बिल्कुल लो थी। कोविड के बाद जैसे इकोनॉमी बूम हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई, क्रूड के दाम भी बढ़े। तो लास्ट ईयर आपने 130 तक का हाई देखा। अब ये हाई अच्छा नहीं था कुछ सेक्टर के लिए। राइट, चलो डिमांड अच्छी थी पर खर्चे भी बढ़ रहे थे। रिसेंटली अभी हम 130 से वापस 70 के दामों पे आए हैं, जो 200 ईडीए में है। तो इट्स गुड। अभी हम एवरेज प्राइस पे है। जितना यहां से तेजी आती है क्रूड में, उतना कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव। जितना एवरेज के नजदीक रहता है या एवरेज के नीचे रहता है, उतना कुछ सेक्टर के लिए पॉजिटिव। तो ये दोस्तों कैसे काम करता है हम लोग ये जरूर देखेंगे। When oil price come down, several sectors can benefit from the lower cost associated with reduced oil price। बराबर ना? जैसे ही तेल की कीमतें नीचे आती है, कम होती है, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको इनका फायदा होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट भी लोअर हो जाती है। यहां पे हम कुछ सेक्टर देखेंगे जहां पे टिपिकली पॉजिटिव इफेक्ट रहती है ऑयल से। जैसे एक सेक्टर है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। बताओ मेरे को, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अफेक्ट करता है कि नहीं करता है ऑयल के दामों से? कैसे करता है दोस्तों? लोअर ऑयल प्राइसेस रिड्यूस कर सकती है एयरलाइन की फ्यूल कॉस्ट को, जिससे एयरलाइन के प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों सुधर सकते हैं। राइट, यहां पे मैंने इंडियन एयरलाइन लिस्टेड स्पेस बताया हुआ है। देखो इतनी एयरलाइन आज लिस्टेड है। देखो अनलिस्टेड एयरलाइन काफी है, जैसे एयर इंडिया भी आ गई। राइट, जेट थी, किंगफिशर थी, पर वो लोग दोस्तों टिक नहीं पाए। अभी कौन सी लिस्टेड एयरलाइन है? जैसे जेट एयरवेज, आप देख सकते हो कुछ भी धंधा नहीं है। राइट, तो स्पाइस और इंडिगो, ग्लोबल वेक्ट्रा थोड़ा डिफर करता है। राइट, पर इंडिगो और स्पाइस जेट आपके प्रॉपर है। अब इंडिगो का धंधा दोस्तों पिछले साल का 55,000 करोड़ का। राइट, तो ये तो लाख करोड़ के करीब पहुंच रहे हो। स्पाइस जेट बहुत दूर है। तो लीडर कौन है दोस्तों? इंडिगो। इनफैक्ट आप लिस्टेड अनलिस्टेड भूल जाओ, पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री में भारत में दोस्तों लीडर है आपका इंडिगो। राइट, तो इंडिगो एयरलाइन के मैंने यहाँ पे मेजर कॉस्ट इस साल के लिए, देखो पिछले साल के नहीं ले सकते क्योंकि पिछला साल भी कुछ कोविड अफेक्टेड था।
राइट। ये वो साल है, ये वो 6 महीने हैं जहां पे बिल्कुल कोविड रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो ये साल आपको परफेक्ट प्रॉपर दोस्तों बता सकता है कि मेजर कॉस्ट कौन सा है। मेजर कॉस्ट यानी इंडिगो ने इस 6 महीने में 31,600 करोड़ का धंधा किया। अंदाजे से हम कह सकते हैं ये साल 62,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। तो टर्नओवर बहुत बढ़िया है दोस्तों, डिमांड जबरदस्त है इंडियन एयरलाइंस में, राइट। सो इंडिगो में डिमांड की कोई कमी नहीं है, राइट। कोविड में डिमांड टूट गई थी तो इंडिगो भी टूटा था। अभी डिमांड अच्छी है, पिछले साल भी डिमांड अच्छी थी, लेकिन पिछले साल क्रूड का दाम बढ़ने से भी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। ये साल दोस्तों क्रूड धीमे धीमे नॉर्मल होता जा रहा है। दोस्तों आप इंडिगो का अगर 31,627 करोड़ का टर्नओवर देखो, उसमें से 29,349 करोड़ तो दोस्तों खर्चा है। तो इतना बड़ा खर्चा होता है, उसमें सबसे बड़े खर्चे में कौन कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों? इंडिगो के 29,000 करोड़ के टोटल कॉस्ट में 11,000 करोड़ का खर्चा एयरक्राफ्ट फ्यूल का है। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो टोटल कॉस्ट का 38% कॉस्ट है। इसका मतलब ये कि ये कॉस्ट बढ़ने से आपके प्रॉफिट टूट सकते हैं और ये कॉस्ट घटने से आपके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। ये साल ऑयल फेवरेबल है तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। इंडिगो में देखो डिमांड भी बढ़िया, प्रॉफिट भी बढ़िया, तो होगा क्या दोस्तों? उम्मीद करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, राइट। हमने जस्ट रिसेंटली Q1 में जब रिजल्ट अपडेट किया, उसी समय हमने बताया था 2106 के करीब ऐड कर सकते हैं। 3700 का हम टारगेट रखेंगे क्योंकि डिमांड भयंकर है, प्रॉफिट भी एकदम बढ़िया आने वाले एंड दे आर द लीडिंग कंपनी, राइट। सो दिस वाज आवर लाइन। इसी प्रकार से दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में शिपिंग इंडस्ट्री भी कुछ इस प्रकार की इंडस्ट्री हुई जो ऑयल से ताल्लुक रखती है। कैसे दोस्तों? शिपिंग कंपनीज गुड्स को शिप करती है, तो इन्हें फायदा हो सकता है जब ऑयल का दाम कम हो, लोअर फ्यूल एक्सपेंसेस का, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो शिपिंग में क्या है दोस्तों? शिपिंग का सेक्टर अगर हम देखें, जिसमें लीडर है दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपका पीएसई गवर्नमेंट की कंपनी, राइट। फिर दूसरी दोस्तों ये मल्टीनेशनल जी शिपिंग, यूएस की आपकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की जीई शिपिंग। तो लीडर कौन है दोस्तों? एससीआई, राइट। मैंने यहां पे दोस्तों एससीआई का मेजर कॉस्ट डाला। एससीआई के मेजर कॉस्ट में दोस्तों 64% कॉस्ट ऑफ सर्विस है, और सर्विस में इनके क्या है? गुड्स सर्विस करना। तो यहाँ पे फ्यूल एंड कॉस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कॉस्ट घटने से एससीआई के प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके एससीआई ले लो, पर आपके पास है तो यस आप पॉजिटिव रह सकते हो। देखो डिमांड बढ़ रही है धीमे धीमे, राइट। ग्लोबली डिमांड कम होने से धंधे इनके डाउन थे, अब धंधे ग्लोबल जैसे अच्छा रहेगा, इनके धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी दोस्तों बढ़ने, राइट। सो इफ यू हैव यू कैन होल्ड। आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने का जरूर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती इन कंपनियों में, बराबर। सो एज यू सॉ 2200-2300 करोड़ में से 2183 करोड़ का खर्चा, उसमें से 1400 करोड़ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जो ऑयल रिलेटेड अफेक्टेड है। दोस्तों लॉजिस्टिक की जो कंपनीज होती है ये इन्वॉल्व होती है गुड्स डिलीवर करने में। डिलीवरी में दोस्तों आपको पता है लोअर फ्यूल कॉस्ट पोटेंशियली खर्चों को रिड्यूस कर सकते, प्रॉफिट को बढ़ा सकते। सही बात है कि नहीं? तो ऑयल या क्रूड के दाम कम, लॉजिस्टिक के दाम अच्छे, लॉजिस्टिक के प्रॉफिट अच्छे। तो लॉजिस्टिक में कौन कंपनियां हैं दोस्तों? ब्लू डार्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन, डिलीवरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, टीसीआई। इन सब में दोस्तों लीडर कौन है? अगेन हियर आल्सो जस्ट पीएसई कॉनकोर। और यहाँ पे दोस्तों ब्लू डार्ट एक बड़ी अच्छी कंपनी है, राइट। देखो डिलीवरी एक स्टार्टअप थी जिन्होंने कुछ समय पहले शुरू किया, पर इन्होंने जबरदस्त टक्कर दी मल्टीनेशनल ब्लू डार्ट को, और देखो ये ब्लू डार्ट से भी बड़ा टर्नओवर करने लगे हैं, तो ये खुशी की बात है। पर प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवरी की नहीं है, जबकि ब्लू डार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट बरसों से है। डिलीवरी है आपके पास, कोई नेगेटिव होने की जरूर नहीं है, पर दोस्तों प्रॉफिट हो गए तब कंपनी बढ़ेगी। अब इस साल उम्मीद कर सकते प्रॉफिट आने की, क्योंकि खर्चे कम हो जाएंगे, राइट। कंसिस्टेंसी की उम्मीद हम ब्लू डार्ट से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू डार्ट का एक एग्जांपल दिया, मेजर कॉस्ट फॉर ब्लू डार्ट। ये 6 महीने में इन्होंने 2562 करोड़ का धंधा किया, इसमें 2398 के अलग अलग कॉस्ट है। इसमें सबसे बड़ा 62% कॉस्ट क्या है? फ्रेट एंड हैंडलिंग कॉस्ट। दोस्तों ये कॉस्ट डिक्रीज हो सकता है अगर ऑयल के दाम कम हो, तो ऑयल के कम दाम आपके ब्लू डार्ट, डिलीवरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी के प्रॉफिट के बढ़ा सकते हैं, राइट।
उसी प्रकार से दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी दोस्तों इसका फायदा हो सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें दो सेक्टर अगर हम देखें, इन पे ज्यादा इफेक्ट होती है। केमिकल इंडस्ट्री, क्यों फ्रेंड्स? पेट्रोकेमिकल कंपनीज जो कि ऑयल डेरिवेटिव्स को यूज करती है अपने रॉ मटेरियल में, दोस्तों उनके केस में ऑयल का कम दाम का होना दोस्तों ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। सिमिलर वे में दोस्तों प्लास्टिक एंड रबर इंडस्ट्री में भी ऑयल में से डिराइव किया जाता है, इन्हें भी दोस्तों फायदा हो सकता है। हम बारी बारी चलो दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला केमिकल इंडस्ट्री, जहां पे हमने बात की पेट्रोकेमिकल कंपनीज आपकी, जहां पे कम कॉस्ट हो सकते हैं, राइट। अब केमिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये अलग अलग विभाजन में बटी हुई है। कॉमोडिटी केमिकल, जिनका मूल रॉ मटेरियल कोई ना कोई कॉमोडिटी केमिकल है। सेकंड, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल कंपनी, ये भी तो है केमिकल, भले दवाई में इस्तेमाल होता है, बट व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? केमिकल। पेट्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, राइट। हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल अलग अलग सेगमेंट में इस्तेमाल होता हो। एंड पेंट, अब पेंट भी है, पेंट पर बना किससे दोस्तों? राइट, कोई ना कोई केमिकल है। तो एक एक करके अगर हम देखें, सबसे पहले कमोडिटी केमिकल। कमोडिटी केमिकल में सबसे बड़ा कंपनी दोस्तों कौन सा है? जीएनएफसी। अब दोस्तों जीएनएफसी यहाँ पे सबसे बड़ा है, लेकिन ये प्योर केमिकल नहीं है, ये प्योर कमोडिटी केमिकल नहीं है, ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल है। केमिकल में भी ये बढ़िया धंधा कर रहे हैं और ज्यादा टर्नओवर इनको आज केमिकल से मिल रहा है, जिससे यहाँ पे हमने कमोडिटी केमिकल में जीएनएफसी को देखा। दोस्तों जो प्योर केमिकल में है दैट इज जीएचसीएल, गुजरात अल्कलीस, सर मैं जॉब करता था, इंडियन ग्लाइको और टाटा केमिकल, राइट। इन सब में दोस्तों अगर हम टाटा केमिकल देखें दोस्तों, ये एक अच्छे ग्रुप की कंपनी हुई और एक सफिशिएंट बड़ा टर्नओवर करती है। मैंने यहाँ पे टाटा केमिकल का दोस्तों मेजर कॉस्ट डाला, मुझे पता चला 8200 करोड़ का टर्नओवर टाटा केमिकल ने किया, उसमें 7085 करोड़ निकल गए यार खर्चे में। ये 7085 करोड़ के खर्चे में 1436 करोड़, 1335 करोड़, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक 1436 कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल में कुछ ऑयल डिराइव्ड केमिकल भी होगा। पावर एंड फ्यूल 1335, ये तो प्योर ऑयल है, राइट। तो हम कह सकते हैं इनके टोटल खर्चे में करीबन 39% कॉस्ट गेट्स डिपेंड ऑन ऑयल, तो इनको भी फर्क पड़ सकता है, राइट। पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल कंपनी, तो ये एक सेक्टर ऐसा है जो बड़ा काम लग सकता है, क्योंकि एग्रो आने वाले समय में दुनिया की डिमांड है। दुनिया को ज्यादा एग्रोकेमिकल की जरूरत पड़ेगी, उनको कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है। तो एग्रोकेमिकल की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? वैसे दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ी है बायर क्रॉप इन डोमेस्टिक मार्केट। सबसे बड़ी बायर क्रॉप, सबसे पुरानी बायर क्रॉप, हम गुलाम थे तब से बायर इंडिया में माल बेच रहा है। कई कंपनियां बाद में आई जिन्होंने जबरदस्त बढ़त की, और आज हमारी कंपनियां में गर्व होना चाहिए, दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज में और कई देशों में, जिससे इंडियन कंपनीज बायर से बड़ी हो गई। तो इंडिया में नंबर 1 कौन? बायर। बट इन रियल सेंस इंडियन कंपनीज में बड़ा कौन? तो यूपीएल इज द मार्केट लीडर, राइट। यूपीएल लीडर है, पर दोस्तों हाई डेप्ट होने से हम इनको बहुत रिकमेंड नहीं करते। सेकंड नंबर पे आपकी पीआई आती है, वंडरफुल कंपनी, और फिर नंबर रखता है रालिस का और सुमिकेम जैसी कंपनी का। सुमिकेम जापान कोलेबोरेशन से है और रालिस आपकी टाटा रैलिस, राइट। इसमें हम लोग रिकमेंड बरसों से पीआई इंडस्ट्री करते हैं, जो कम डेप्थ से बढ़िया टर्नओवर करती है, राइट। मैंने यहाँ पे लेकिन आपको यूपीएल का मेजर कॉस्ट बताया, क्योंकि वो लीडर है। यूपीएल का 19,000 करोड़ के ये 6 महीने के टर्नओवर में दोस्तों इन्होंने 19,968 करोड़ का तो खर्चा कर दिया। ओ माय गॉड, धंधे से ज्यादा खर्चा, तो मतलब लॉस किया इन लोगों ने। पर चलो ये 19,968 करोड़ के खर्चे में बड़ा योगदान किसका है? तो 9,000 करोड़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिपेंड किस पे हुई? अगेन डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल, तो ये डिपेंड हुई, राइट। आप देख सकते हो करीबन 46% कॉस्ट डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, तो यस जहां पे अफेक्ट होता है। दोस्तों इनके 19,000-20,000 करोड़ के कॉस्ट में फाइनेंस भी बड़ी कॉस्ट है, 1,600 करोड़ की कॉस्ट इनकी दोस्तों फाइनेंस की होती है, राइट। देन मूविंग फर्दर, पेट्रोकेमिकल्स अगर हम देखें दोस्तों, तो पेट्रोकेमिकल में सबसे बड़ी कंपनी ये है एसपीएल पेट्रो। कौन सी है एसपीएल पेट्रो? बताओ। सुप्रीम इंडस्ट्री, जो हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उसी की ये कंपनी है सुप्रीम पेट्रो। सुप्रीम पेट्रो का प्रमोटर कौन? सुप्रीम इंडस्ट्री। तो अगर आपके पास सुप्रीम इंडस्ट्री है, इट सेज दैट यू ऑलरेडी हैव योर स्टेक इन सुप्रीम पेट्रो, तो ये अलग से लेने का कोई जरूर नहीं, राइट। सुप्रीम इंडस्ट्री के टर्नओवर में ये भी आ गया।
सुप्रीम पेट्रो दोस्तों लेकिन ओवरऑल पेट्रोकेमिकल का लीडर है, देखो सबसे बड़ा टर्नओवर, राइट। सुप्रीम पेट्रो का मैंने यहाँ पे मेजर कॉस्ट दिया हुआ है 2500 करोड़ के टर्नओवर 6 महीने के जो हुए, उसमें 2339 करोड़ खर्चा हो गया। 2339 करोड़ के टर्नओवर में दोस्तों 1537 करोड़ का खर्चा दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो अगेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम वाटर, राइट। सो वी कैन से 66% दोस्तों जो कॉस्ट है वो आपकी मटेरियल की है। मूविंग फर्दर टू स्पेशलिटी केमिकल, दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल में खिलाड़ी नंबर 1 है BASF। दोस्तों अगेन सिमिलर फायर क्रॉप, कैसे बरसों से इंडिया में वो लोग पेनेट्रेटेड है, वैसे BASF भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बरसों से इंडिया में माल बेच रहे। तो ये नंबर 1 है दोस्तों 13,644 करोड़ के साथ। सेकंड नंबर पे आती है आपकी SRF, और इनका जो 12,000 करोड़ का टर्नओवर है वो प्योर स्पेशलिटी केमिकल से नहीं है, 4 अलग अलग सेगमेंट से SRF को टर्नओवर आता है। SRF इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, राइट। पिडीलाइट, लेकिन इन सब में एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल नहीं बनाती है, ब्रांड बनाती है, तो ब्रांड पे हमेशा हमारा वेटेज रहना चाहिए, राइट राइट। सो जनरली वी रिकमेंड हियर पिडीलाइट इंडस्ट्री, राइट। पिडीलाइट इंडस्ट्री में अगर आप टोटल 6 महीने का टर्नओवर देखो, 6351 करोड़ के टर्नओवर में 5139 करोड़ का खर्चा, उसमें सबसे बड़ा खर्चा करीबन 52% खर्चा 2668 करोड़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल का हुआ, राइट। तो यस, ऑयल के प्राइसेस पिडीलाइट को अफेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हो पिछले साल डिमांड बढ़िया थी पिडीलाइट में, पर ऑयल के दामों के कारण इनके प्रॉफिट नहीं बढ़े। अब इस साल दोस्तों डिमांड लो है, इस साल रूरल डिमांड लो होने से इनके धंधे डाउन है, पर इस साल प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, राइट। पर प्रॉफिट का बढ़ना मटेरियल से रिलेटेड है इसलिए दोस्तों, राइट। वैसे ही दोस्तों पेंट भी देखे तो पेंट में खिलाड़ी नंबर 1 कौन है दोस्तों, सब लिस्टेड कंपनीज, ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी, सबको एक तरफ रखो, एशियन पेंट इकलौता डिफर करता है, इसका मार्केट सबका मिला के जितना है उससे ज्यादा है। तो एशियन पेंट दोस्तों लीडर है, आप देख सकते हो कोई नजदीक भी नहीं, 30,000 करोड़ का एक शानदार टर्नओवर, लीडिंग कंपनी। अब मेजर कॉस्ट इनके देखो, 17,761 करोड़ का टर्नओवर, 14,328 का ये 6 महीने का खर्चा, इसमें 56% कॉस्ट मटेरियल की है। तो एशियन पेंट भी पिडीलाइट जैसा, पिछले साल डिमांड अच्छी थी पर प्रॉफिट नहीं थे, इस बार प्रॉफिट जबरदस्त है, क्यों? रॉ मटेरियल की वजह से, और डिमांड लो है दोस्तों। पिडीलाइट और एशियन पेंट में जैसे रूरल डिमांड आएगी वैसे दोस्तों हम तेजी देखेंगे, यहां पे मार्जिन की कोई टेंशन नहीं है, राइट। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक पार्ट था केमिकल, वो हमने कवर कर दिया। सेकंड पार्ट इज प्लास्टिक्स एंड रबर इंडस्ट्रीज। दोस्तों प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्रीज की जो कंपनी होती है, इनका भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं ऑयल से डिराइव किया होता है, जिससे कम ऑयल के दाम इनके प्रॉफिट को दोस्तों बढ़ा सकते हैं, राइट। तो प्लास्टिक में सबसे पहले कौन आएगा, प्लास्टिक एंड रबर देखे तो प्लास्टिक 2 पार्ट में बटा हुआ है, 1 इज प्लास्टिक प्रोडक्ट इन कंज्यूमर सेगमेंट, सेकंड इज प्लास्टिक प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल सेगमेंट, थर्ड रबर, एंड फोर्थ टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स। हम चारों चार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट, दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट में कंज्यूमर में दोस्तों कौन सी कंपनी लीड करती है, नीलकमल। आपने नीलकमल का नाम भी सुना होगा, इट्स ब्रांड, राइट। सफारी, VIP क्या बनाती है आप लोगों को पता ही होगा, विमप्लास्ट, आपने फेलो की चेयर्स देखी होगी, राइट। तो ये कुछ जानी पहचानी कंपनी है, पर लीडर कौन है दोस्तों, यहाँ पे नीलकमल है, राइट। मैंने नीलकमल का यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ये 6 महीने में 1559 करोड़ के टर्नओवर में से 1498 करोड़ का खर्चा, उसमें करीबन 43% कॉस्ट दोस्तों मटेरियल की थी, 637 करोड़। तो यस, ये कॉस्ट भी दोस्तों बड़ी है नीलकमल में। दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में देखो तो खिलाड़ी नंबर 1 कौन है दोस्तों, खिलाड़ी नंबर 1 कौन है, सुप्रीम पेट्रो की पेरेंट कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री, 9200 करोड़ का टर्नओवर। फिर आती है दोस्तों एस्ट्रल पाइप, जो लेट आई बाजार में पर धमाकेदार एंट्री थी, इनकी जबरदस्त टर्नओवर किया। अगेन दोस्तों कम डेप्थ या डेप्थ फ्री स्टेटस के साथ एस्ट्रल और सुप्रीम ये दोनों आगे बढ़े, भारत भर में दोस्तों इन लोगों का नेटवर्क है। तो दिस बोथ द कंपनीज आर बेस्ट कंपनीज। यहाँ पे JISL यानी जैन इरिगेशन दोस्तों हाई डेप्थ बर्डन वाली कंपनी है, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी कंपनियों से दोस्तों दूर रहे। वेयर वी कैन गो विद एस्ट्रल और सुप्रीम। दोस्तों मैंने यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री का कॉस्ट दिया हुआ है, ये 6 महीने में 4677 करोड़ का टर्नओवर,
जिसमें 4146 करोड़ निकल गया खर्चे में। 4146 करोड़ के खर्चे में 83% कॉस्ट दोस्तों आपके मटेरियल की थी। तो यस, दिस अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ सुप्रीम, राइट। रबर देखो, तो रबर में दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है एप्कोटेक्स इंडिया, 1000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। हालांकि दोस्तों रबर की कंपनीज में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होती है, हम इतना रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी एप्कोटेक्स इज लीडर। ये 6 महीने में दोस्तों 557 करोड़ के टर्नओवर में 523 करोड़ निकल गए खर्चे में, उसमें से 73% कॉस्ट मटेरियल की थी। तो यस, इट अफेक्ट्स, राइट। सिमिलर वे दोस्तों टायर एंड रबर प्रोडक्ट, दोस्तों ये सेक्टर में सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी है एमआरएफ, 23,000 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर। तो खिलाड़ी नंबर 1 कौन है दोस्तों? सबसे बड़ी कंपनी आपकी एमआरएफ, जहां पे हाल है कि एमआरएफ, जेके, सीएट और अपोलो टायर ये सब एक दूसरे से कंपीट करते हैं। बालकृष्ण एक ऐसी कंपनी है जो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, इनकी सेगमेंट अलग है और इसीलिए इनकी मार्जिन भी बढ़िया है दोस्तों। तो यस, बालकृष्ण है बेटर मार्जिन, पर दोनों कंपनी अच्छी हुई। एमआरएफ जो कि लीडर है इस सेक्टर में, बालकृष्ण जो अपने सेगमेंट में लीडर है, राइट। मैंने यहाँ पे मेजर कॉस्ट आपका एमआरएफ का दिया हुआ है, 12,657 करोड़ का टर्नओवर ये 6 महीने का, जिसमें 11,226 करोड़ निकल गया खर्चे में। इसमें से 67% खर्चा दोस्तों 75-30 मटेरियल का हुआ, राइट, जिससे अफेक्ट हो सकती है एमआरएफ पे भी, राइट। दोस्तों दूसरा जो सेक्टर है दैट इज सीमेंट प्रोडक्ट। दोस्तों सीमेंट की कंपनीज जो होती है, इनके केस में लॉजिस्टिक एक बड़ा रोल प्ले करता है एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट को ले जाने के लिए। इन केस में दोस्तों लॉजिस्टिक खर्चे सीमेंट के बढ़ जाते हैं अगर क्रूड के दाम बढ़े ज्यादा हो तो, राइट। सो सीमेंट में दोस्तों लीडर कौन है? मैंने पूरी कंपनी दी हुई है, अल्ट्राटेक इज योर लीडिंग कंपनी, और दूसरी कोई कंपनी इससे आधा छोड़ो, इसके नजदीक भी नहीं। तो लीडिंग इज अल्ट्राटेक एंड डेफिनेटली अल्ट्राटेक इज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ द कंपनीज। दोस्तों अल्ट्राटेक का मैंने यहां मेजर कॉस्ट दिया 6 महीने में 33,800 करोड़ का टर्नओवर, इसमें से 30,470 करोड़ निकल गया खर्चे में, जिसमें से दोस्तों 55% कॉस्ट ऑयल से रिलेटेड है। कैसे? एक तो पावर एंड फ्यूल हुआ 9267 करोड़ जो डायरेक्टली ऑयल है, और दूसरा फ्रेट कॉस्ट ये भी ऑयल रिलेटेड हुआ। तो दोनों खर्चे 55% खर्चा अगर ऑयल रिलेटेड है तो ये मानना है ऑयल घटेगा, अल्ट्राटेक के प्रॉफिट बढ़ेंगे। दोस्तों डिमांड जबरदस्त है सीमेंट में, तो ये कंपनी को टर्नओवर से कोई कंसर्न नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया बढ़ेगी ऑयल बेनिफिट के कारण। सिमिलर वे में दोस्तों कुछ यूटिलिटीज की कंपनी हुई जो पावर जनरेट करती है। सो सम पावर प्लांट यूज ऑयल बेस्ड फ्यूल्स। अब जैसे एसजेवीएन हुई, एनएचपीसी हुई, ये लोग तो हाइड्रो से पावर जनरेट करते हैं, कुछ कंपनीज विंड पावर की है। इन लोगों को दोस्तों ऑयल से कोई कंसर्न नहीं, राइट। पर इनके अलावा की जो यूटिलिटीज की जो कंपनी होती है वहां पे ऑयल रोल प्ले करता है, राइट। तो कौन सी है दोस्तों? मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज के सेक्टर की डिटेल दी है। इसमें लीडर कौन है दोस्तों? अदानी पावर विद 37,000 करोड़ टर्नओवर। तो अदानी है नंबर 1, फिर आते हैं टाटा पावर एंड टोरेंट पावर। दोस्तों ये वो कंपनीज है जो पावर जनरेट करती है। दोस्तों सबसे पुरानी इनमें से कंपनी हुई सीईएससी, कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो सबसे पुरानी है, सबसे पहले जिसमें भारत में नींव रखी थी पावर सप्लाई करने की। उसके बाद कुछ कंपनीज आई, पर आज सबसे आगे दोस्तों अदानी पावर निकल चुकी है, क्योंकि ग्रोथ इन लोगों का जबरदस्त है। मैंने यहाँ पे टाटा पावर का डेटा दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो टाटा पावर का कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो दोनों को टोटल करे दोस्तों, टोटल खर्चे का 24% दोस्तों अफेक्ट करता है। तो सीधी बात है दोस्तों, ऑयल का दाम घटना टाटा पावर के प्रॉफिट को दोस्तों बढ़ा सकता है। तो ये दोस्तों हमने जो कुछ सेक्टर देखे, कुछ कंपनीज देखी जहां पे ऑयल डिक्लाइन होते ही वहां पे पॉजिटिव मूवमेंट दोस्तों आती है। पावर की जैसे हमने बात की दोस्तों, पावर का लेना देना वैसे जहां पे पावर ग्रिड के साथ भी है, राइट। पावर का कंसर्न दोस्तों आईईएक्स के साथ भी है, राइट। इन कंपनियों को भी दोस्तों बेनिफिट हो सकता है। एडिशनली जैसे कुछ सेक्टर को फायदा होता है, कुछ ऐसे भी सेक्टर हो सकते हैं जिनको नुकसान भी होता है, और उनके सामने चैलेंजेस आते हैं जब रिड्यूस्ड ऑयल प्राइस होते हैं। ऐसा कब होता है? जैसे रिफाइनरी एंड मार्केटिंग की जो कंपनी होती है। अब इन कंपनियों को इंपैक्ट कैसे होती है दोस्तों? एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल उनका तो प्योर ऑयल हुआ, तो जितना रॉ मटेरियल डाउन उतने उनके प्रॉफिट तो बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अफेक्ट करता है। सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी भी, तो इससे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इन्वेंट्री भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। भाई इन्वेंट्री अगर मेरे पास महंगे दाम की पड़ी हुई है और क्रूड के दाम डिक्रीज हो गए तो मेरे को नुकसान कराएगा,
तो ये भी हो सकता है, तो सीधे सीधा टूट नहीं पड़ने का कि रिफाइनरी एंड मार्केटिंग को फायदा ही फायदा है, राइट। कौन है रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग की कंपनी? दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों आईओसी, राइट। और आईओसी जितना ही टर्नओवर रिलायंस का भी दोस्तों है, राइट फ्रेंड्स। वैसे ही दोस्तों अभी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। अब तक जो मैंने सेगमेंट बताए वो सेगमेंट थे जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं ना। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे अफेक्ट होती है इनडायरेक्टली? कंज्यूमर्स के कारण लोअर ऑयल प्राइसेस ऑफन रिजल्ट इन लोअर गैसोलीन प्राइसेस, providing consumer with more disposable income which can boost spending on goods and service, right? तो इनडायरेक्ट इफेक्ट दोस्तों आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे आती है। उसी प्रकार से इनडायरेक्ट इफेक्ट हम किधर कह सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल में। जैसे रिटेलर देखो दोस्तों, तो रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर गुड्स डिलीवरी कैन कंट्रीब्यूट टू लोअर प्राइस फॉर वेरियस कंज्यूमर गुड्स। लोअर प्राइस भी दोस्तों फायदा कराती है रिटेलर को। सेकंड, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी को, जैसे एज कंज्यूमर हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, पेट्रोल का खर्चा कम हुआ, दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, सो सेक्टर रिलेटेड टू डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में सी इंक्रीज्ड सेल्स। दोस्तों वोल्टास को भी इफेक्ट आती है, आई कि नहीं, राइट। लोग सीधा गिनती करने लग जाते हैं, मैं एसी चालू करूंगा कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा इधर पेट्रोल का बचेगा मेरा दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों जगह पड़ती है दोस्तों, रिटेलर्स पे एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे। सिमिलर वे में दोस्तों एग्रीकल्चर पे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट आती है। एज फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, हाउ लोअर ऑयल प्राइसेस कैन लीड टू रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर फ्यूल, राइट। एक तो जो ट्रैक्टर्स होते हैं या दूसरे एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे भी ऑयल का इस्तेमाल होता है। सो ऑयल के कम दाम फायदा कराते हैं। फर्टिलाइजर का कम दाम होता है एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर, वहां पे भी कम दाम हो जाते हैं। तो ओवरऑल ऑयल पॉजिटिव इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। दोस्तों हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म कैसे इनडायरेक्ट अफेक्ट है? टूरिज्म इंडस्ट्री पे कैसे फायदा होता है? लोअर फ्यूल कॉस्ट कैन रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर एयरलाइंस and other transportation services, potentially leading to a lower travel cost and increased tourism। तो सीधी बात है, आप जहां भी कहीं पे घूमने जाने का प्लानिंग करते हो, एक ट्रैवल कॉस्ट तो ध्यान में होता है ना कि मैं इधर से गोवा जाऊंगा, इधर से नॉर्थ इंडिया जाऊंगा, ईस्ट इंडिया जाऊंगा, मेरा इतना कॉस्ट होगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो इतना। और जब खर्चे बढ़ते हैं तो भी टूरिज्म पे इफेक्ट होती है नेगेटिव, ऑयल के खर्चे घटते हैं तो टूरिज्म पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आती है, राइट। So it's important to note that the impact of lower oil prices on sector can vary based on various factors, including the overall economic environment, geopolitical conditions, and specific industry dynamics। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया ऑयल के दामों के ऊपर, इससे पड़ने वाली इफेक्ट के ऊपर, ये आपको जरूर पोर्टफोलियो बनाने में, पोर्टफोलियो में वेटेज बढ़ाने में या घटाने में दोस्तों काम कर सकता है। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ऑयल के दाम कम होने से कौन से कंपनी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।